हमारा आज का शायद थर्ड सेशन है। फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पढ़ा था। सेकंड सेशन में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और भी कुछ न्यूमेरिकल्स को हमें डिस्कस करना है। वो हमारा आज का थर्ड सेशन है जिसमें मैं सेंटर ऑफ मास के बारे में न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट होता है वो दिमाग में क्लियर है कि जहाँ पे होल मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। और सेंटर ऑफ मास के डिपेंडेंट हम लोगों ने अलग अलग 3 फॉर्मूले पढ़े थे। एक पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, याद है बेटा? दूसरा वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास और तीसरा एक्सेलरेशन वेक्टर एट द सेंटर ऑफ मास। बराबर है? तो तीनों फॉर्मूलेज आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। तो देखते हैं न्यूमेरिकल्स। कुछ न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, हो गया था, ये भी हो गया था। अच्छा, ये कारपेट वाला भी हुआ था लास्ट टाइम, शायद ये कारपेट वाला न्यूमेरिकल चला हमारा, बराबर है ना? काफी वक्त लग गया था ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। चलो आगे बढ़ता हूँ। ये न्यूमेरिकल देखिए आपके एरर लिस्ट में अवेलेबल है क्या? ओके, नंबर 18। 3 masses are placed on the x-axis, 300 gram at origin, 500 gram at 40 centimeter and 400 gram at x is equal to 70 centimeter। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास पूछा गया है। देखिए मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ। इस डायग्राम में ये मैं बता रहा हूँ, दिस वन इज अ एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस पे ओरिजिन यानी 0 0 होता है ना बेटा? कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस, ओरिजिन यानी 0। 0 पे कितना मास है? 0 पे मास है 300 ग्राम, यानी m1 इज इक्वल टू 300 ग्राम। ठीक है, देन x इज इक्वल टू 0 पे, देन x इज इक्वल टू 40 पे कितना मास है? 500 ग्राम। ओके, सब सीजीएस वाला ही सिस्टम है ना? हाँ, देन हम बात करेंगे x इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर पे यहाँ पे मास रखा है कितना? m3 400 ग्राम, बराबर है? अच्छा, मैं इसे x1 नाम दे रहा हूँ, इसे x2 नाम दे रहा हूँ, इसे x3 नाम दे रहा हूँ। और क्या कहा है? द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कहाँ होगा? ठीक है, आपको पता है कि बेटा सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला, आपको सेंटर ऑफ मास कहाँ से निकालना है? यहाँ से निकालना है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? m1 r1 प्लस है क्या फॉर्मूला ये? m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन अपॉन क्या करते हैं बेटा? सभी मासेस का एडिशन, m1 प्लस m2 प्लस m3। चलो जल्दी जल्दी वैल्यूज पुट करो बेटा, जल्दी से आंसर निकाल के मुझे बताइए, कोड कीजिए, जल्दी से आंसर कोड कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी से। आयुषी ताई ने पहले ही निकाल लिया था शायद, सॉल्व किया था आयुषी आपने? बहुत बढ़िया। वैल्यूज पुट करो। 300 इंटू 0, क्योंकि ये R1 यानी यही से ही निकालना है, तो ये R1 का वैल्यू 0 है बेटा, ये X1 यानी R1 ही है। क्योंकि मुझे यहां से निकालना है। बोलो रे बाबा, फटाफट फटाफट आंसर बताओ, कमेंट्स कीजिए, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ आपके कमेंट्स को। कितना पक्का? ये R सेंटीमीटर, सो R एट द सेंटर ऑफ मास, ये सेंटीमीटर लगता है, सॉरी। तो कितना आ रहा है? 40 सेंटीमीटर पे ये आ रहा है, यानी शायद इसका आंसर यहाँ पे आएगा ना, ये रहेगा ना सेंटर ऑफ मास। हाँ कपिश, आपने भी निकाल लिया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। न्यूमेरिकल का कंसेप्ट तो क्लियर था, बस सिर्फ एक डायग्राम बता दिया तो और अच्छे से क्लियर हो गया।
ओमकार, रोमान, ओमकार तो भी आया, ओमकार को क्या समझ में आया होगा? हाँ ओमकार जी, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे बढ़े। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? कंसीडर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल हैविंग masses m1 and m2. If the m1 is pushed towards the center of mass of the particle through a distance d, what distance would be the mass m2 move so as to keep center of mass of the particle at the original position? यानी वहीं पे ही उसको सेंटर ऑफ मास को रखना है। तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं होना चाहिए, तो उसको कितने डिस्टेंस से पुश करना पड़ेगा, ऐसा कहा है। पुश करना पड़ेगा या कितना लेके जाना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास को वहीं पे रखना है, तो ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो क्या कहा है? कंसीडर द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल का सिस्टम है। एक पार्टिकल का मास है m1, दूसरे पार्टिकल का मास है m2। तो दो सिस्टम है, तो क्या किया है? m1 को क्या किया आपने? पुश किया है टूवर्ड द सेंटर ऑफ अ मास थ्रू द डिस्टेंस d। ठीक है, d डिस्टेंस से उसे पुश किया है। नचिकेत, आवाज आ रहा है क्या? क्लियर है? तो आपकी रिप्लाई नहीं आ रहे यार। ये डी डिस्टेंस से पुश किया गया है, कहा किया गया है टूवर्ड द सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इसके बीच में रहेगा, ये पॉइंट रहेगा शायद, सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि यार अगर डी डिस्टेंस से इसे पुश कर दिया तो क्या होगा? सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो सकता है क्या? मुझे बताओ, अगर मैंने क्या किया, m1 ऑब्जेक्ट को मैंने शिफ्ट कर दिया तो सेंटर ऑफ मास मूव हो सकता है, बट मुझे सेंटर ऑफ मास कहाँ रखना है बेटा? सेम उसी पोजीशन पे रखना है। सेंटर ऑफ मास सेम उसी पोजीशन पे रखना है, तो क्या करना पड़ेगा? m2 को मूव करना पड़ेगा। अब m2 को मूव करना पड़ेगा मे बी टूवर्ड्स सेंटर ऑफ मास और मे बी अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। क्या लगता है कैसी बेटा? m1 सेंटर ऑफ मास की तरफ जा रहा है ना, और वही सेंटर ऑफ मास का पॉइंट वही रहना चाहिए, तो मुझे उसे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूर लेके जाना पड़ेगा ना। अच्छा एक काम, मैं इसे एक एग्जांपल से बताता हूँ। बहुत सारे मूवीज में वगैरह ऐसा सीन देखा होगा आप लोगों ने। ये ऐसा कुछ ये लटका हुआ होता है, ये सीसॉ वाला अरेंजमेंट मैं बता रहा हूँ, सीसॉ वाला अरेंजमेंट। और इस सीसॉ वाले अरेंजमेंट पे, हाँ ये देखो यार, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ये चलते 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 सामने जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? ये क्या वैसे ही बैलेंस रहेगा क्या? दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट इधर और दूसरा ऑब्जेक्ट है इधर। अच्छा, इसमें से एक ऑब्जेक्ट ने सामने आना शुरू किया, ये सामने जाना शुरू कर रहा है, तो इसे कहाँ जाना पड़ेगा उसे बैलेंस करने के लिए? पीछे जाना पड़ेगा या उसे भी सामने आना पड़ेगा? सोचो अच्छे से। उसे कहाँ जाना पड़ेगा? कंडीशन को समझिए ना, क्या हो रहा है? अगर वो ऑब्जेक्ट सामने चल, उसे भी सामने ही आना पड़ेगा ना बेटा, उसे भी सामने आना पड़ेगा, तो ही जाके बैलेंस होगा। ये अगर पीछे जाएगा, ये पीछे जाएगा तो इसका लोड इधर ज्यादा आएगा, इधर का लोड इधर कम आ जाएगा, इस साइड का बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं होगा। बैलेंसिंग प्रॉपर होने के लिए क्या चाहिए? मास इंटू डिस्टेंस का, मास इंटू डिस्टेंस ये इक्वल होना चाहिए, जिसे मूवमेंट ऑफ आर्म कहते हैं, ये इक्वल होना चाहिए। m इंटू ये m1 है और ये डिस्टेंस है r1, ये m2 है, ये डिस्टेंस है r2, ये इक्वल होना चाहिए। m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, ये इक्वल होना चाहिए, जैसे मूवमेंट ऑफ आर्म, तो अब ये बैलेंस होता है। अब देखो यार, ये पूछा गया है, अब न्यूमेरिकल पे हमारे वापस आते हैं, इस कंसेप्ट को तो हमें यूज नहीं करना है, हमारे न्यूमेरिकल के कंसेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे
तो ये पूछा गया है कि अपना सेकंड वाले का क्या, इस कंसेप्ट का क्या होगा। तो मैं कंसिडर ये कर रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं एक सिस्टम का पार्ट है और इस सिस्टम का कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा। ये O इज अ ओरिजिन, O इज अ ओरिजिन, और इस ओरिजिन से इसका जो लोकेशन है, पहला पार्टिकल इसका लोकेशन है x डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये x1, ठीक है, और दूसरे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है x2। ठीक है, अब डी ये पॉइंट मूव हो गया है तो क्या होगा, डी पॉइंट मूव हो गया है तो आपका सेंटर ऑफ मास वहीं पे ही आना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है, m1 x1 ना प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये क्लियर है। अच्छा, अब मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास वहीं पे आना चाहिए, तो ये पॉइंट अगर डी डिस्टेंस सामने मूव हुआ है तो नया वाला कंडीशन क्या बेटा, आर ऑफ सेंटर ऑफ मास वहीं पे आना चाहिए, तो मास तो m1 ही है, तो x1 कितना शिफ्ट हुआ बेटा, हाँ x1 प्लस डी प्लस m2 इंटू कितना आना चाहिए, x2 प्लस डी आना चाहिए, x2 प्लस मुझे पता नहीं डी है क्या, कुछ ना कुछ आगे जाएगा, तो वो डी डैश लिखा मैंने, यानी ये अगर आगे जाएगा तो इसे भी शायद इसे बैलेंस करने के लिए आगे जाना पड़ेगा, वो मे बी डी डैश हो सकता है। क्लियर, क्योंकि मुझे बैलेंस करना है, अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, दोनों का सेंटर ऑफ मास सेम पोजीशन पे है, पहले का सेंटर ऑफ मास फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, ये कंडीशन 1 था अपना मूव होने के पहले, बिफोर मूव, ये कंडीशन 2 आफ्टर मूव, ठीक है। चलो, दोनों कंडीशंस तो इक्वली है, देयरफॉर इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2 दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं, क्या मिलेगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 m1 x1 d प्लस m2 x2 d डैश, क्योंकि ये मूव हुआ है, अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर, हाँ, m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 दोनों साइड में डिवाइड में है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों को हटा सकता हूँ, हटा सकते हैं क्या, बोथ द साइड m1 m2 से मल्टीप्लाई किया तो हम उसे हटा सकते हैं, हाँ। तो सॉल्व करेंगे यार, अभी तो बस आपको सॉल्व ही करना है यहाँ पे, m1 x1 प्लस m2 x2, इधर क्या ब्रैकेट को सोल्व कीजिए, m1 x1 प्लस m1 d प्लस m2 x2 प्लस m2 d डैश, ये d डैश का वैल्यू चाहिए, देखो यार इधर टर्म्स फिर कैंसिल हो जाएगी, m1 x1 m1 x1 कैंसिल कर सकता हूँ बेटा मैं, सब्सट्रैक्शन होगा ना वहां पे, उधर चला जाएगा, वैसे ये m2 x2, ये m2 x2 इधर ये सब्सट्रैक्शन में चला जाएगा तो ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, तो m1 d1 को दूसरे साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस m1 d इज इक्वल टू इधर क्या m2 d डैश आ गया, सो फाइनल आंसर आ गया बेटा आपका, d डैश इज इक्वल टू क्या, देयरफॉर d डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, m1 अपॉन m2 इंटू d, है क्या ऑप्शन, m1 अपॉन m2 इंटू d, ऑप्शन बी। क्लियर, न्यूमेरिकल समझ में आया क्या, माइनस में आएगा ये आंसर आपका माइनस में आएगा, और ये माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा कहाँ पे होगा, टूवर्ड्स दी, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, मुझे बताइए, निगेटिव, निगेटिव यानी आप सोचिए नहीं, इधर जीरो है ना बेटा, ये जीरो है, तो निगेटिव यानी कहाँ, मैंने जो बताया है उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा,
बताइए, ये फर्स्ट वाले डायरेक्शन में आएगा या ये सेकंड वाले डायरेक्शन में आएगा? सेकंड वाले डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स एक्सिस इधर जाएगा ना। समझ में आ गया? तो वो सीसॉ वाला मैंने एग्जांपल बताया था, तो क्लियर है यार, दोनों ही चलते 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 सामने आ रहे हैं तो भी बैलेंस रहेगा। यार तू एक स्टेप सामने जा, मैं एक स्टेप सामने आ रहा हूँ, तू एक स्टेप पीछे जा रहा है तो मुझे भी एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा बेटा? बैलेंस रहेगा, कॉमन रहेगा। अदरवाइज क्या होगा? बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी। क्लियर? समझ में आया क्या महेश? हाँ, हाँ समझ में आ गया न्यूमेरिकल। एक्चुअली देखो बेटा, ये न्यूमेरिकल जितने भी हम सॉल्व करेंगे उसमें आपको डायग्राम की मदद लेना पड़ेगा। मैक्सिमम केस में डायग्राम की मदद लेना पड़ेगा, तो न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट सिंपली सॉल्व हो जाएंगे। वैसे देखा जाए कैलकुलेशन ओरिएंटेड में ऐसा बहुत सारा दिक्कतें नहीं है, डिफिकल्टीज नहीं है कैलकुलेशंस में। कंसेप्ट वही है, और बार बार उसको डायग्राम्स की हेल्प लेना पड़ेगा तो जाके हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख रहे हैं। ओके, चलो, और डायग्राम दिखाई दे रहा है। कितने पार्टिकल्स है? 3 पार्टिकल्स है, हर एक का मास दिया है बेटा, एक एक किलो के हैं। केप्ट एज शो इन द फिगर, टचिंग ईच अदर दिखाई दे रहा है। देयर सेंटर एट द स्ट्रेट लाइन, वो भी दिखाई दे रहा है। देयर सेंटर्स आर मेक पी, ओके, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर, रिस्पेक्टिवली द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सिस्टम ऑफ मास फ्रॉम द पॉइंट पी इज। चलो बोलो फॉर्मूला बोलो। फॉर्मूला क्या है सेंटर ऑफ मास का? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। मुझे बताओ बेटा, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको? दिया हुआ है। ओके, डायग्राम देखो बेटा, सेंटर ऑफ मास कहाँ से निकालना है? ओरिजिन नहीं बेटा, पॉइंट पी। ओरिजिन को पॉइंट पी कहाँ है ना, देखो ना। अच्छा, मुझे बताओ बेटा, अगर पॉइंट पी सेंटर होगा, पॉइंट पी ही अगर मुझे सेंटर है, तो पॉइंट पी का डिस्टेंस पॉइंट पी से कितना आएगा? पॉइंट पी का यानी आर वन इज इक्वल टू कितना आएगा? पी टू पी ना, कितना? 0। ओके, आर टू कितना आएगा बेटा? पी टू क्यू आएगा। और आर थ्री कितना आएगा? आ गया आंसर फिर तो आपके पास, आंसर आ गया ना। पहला टर्म तो 0 होगा, 1 इंटू 0, पी टू पी, 1 इंटू 0 आएगा। दूसरा आएगा 1 इंटू कितना? पी क्यू। तीसरा कितना? 1 इंटू कितना? पी आर अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना? प्लस पी आर अपॉन 3। कौन सा आंसर? ऑप्शन बी ना। सिंपल था न्यूमेरिकल बेटा। अच्छा, अगर यही न्यूमेरिकल मैंने पूछा होता बेटा आपको कि ये अगर सेंटर ऑफ मास यहां से अगर होता, तो ये पी के जगह यानी क्यू कहाँ होता, तो आंसर क्या लिखा होता आपने? पी क्यू प्लस पी आर लिखा होता है यहाँ पे। पी क्यू प्लस पी आर लिखा होता है या पी क्यू प्लस क्यू आर लिखा होता? पी क्यू प्लस क्यू आर, बहुत बढ़िया। पी क्यू प्लस क्यू आर यानी कंसेप्ट समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो यार, और एक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर मैंने ये सेंटर ऑफ मास पॉइंट पी नहीं लेता हूँ, क्यू नहीं लेता हूँ, आर नहीं लेता हूँ, मैंने सेंटर ऑफ मास शायद यहाँ पे लिया होता, ये वाला, और इस पॉइंट को ओ कहा होता। हाँ, फिर क्या आंसर आया होता? न्यूमरेटर ही बदलता ना बेटा। क्या क्या आया था? पहले का डिस्टेंस कितना? ओपी। दूसरे का डिस्टेंस कितना? ओ क्यू। तीसरे का डिस्टेंस कितना? ओ आर डिवाइडेड बाई 3। समझ में आया? वैसी तो बात है ही नहीं यहाँ पे, बट न्यूमेरिकल में अगर ऐसे पूछे जाते तो अपने को पता होना चाहिए, नहीं यार ऐसा हो सकता है, ये कंडीशन हो सकती है।
आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? हाँ, नेक्स्ट। आपकी एरएलएस में अवेलेबल है बेटा? हाँ, क्या दिया है? टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg हैव द पोजीशन वेक्टर। उसके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, यानी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस नहीं दिया है, या अलोंग वाई एक्सिस नहीं दिया, अलोंग जेड एक्सिस नहीं दिया, अलोंग द प्लेन दिया है जिसमें तीनों कंपोनेंट आ रहे हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। ऐसे तीनों कंपोनेंट्स आ रहे हैं, और सेंटर ऑफ मास ऑफ द पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ऐसा पूछा गया है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल फिर से सिंपल ही है। पहला मास m1 1 kg, दूसरा मास बेटा m2 कितना दिया हुआ है, 3 kg दिया हुआ है। ओके, ये पहला पोजीशन वेक्टर, वेक्टर r1 कितना, i प्लस 2j प्लस k। दूसरा पोजीशन वेक्टर r2 कितना दिया हुआ है, -3i -2j प्लस k। ठीक है। अच्छा, अब पोजीशन वेक्टर पूछा है सेंटर ऑफ मास का। अब सुनो यार, जो पोजीशन वेक्टर जो निकालते हैं वो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस वो निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले देखो मैं कैसे बता रहा हूँ। तो पोजीशन वेक्टर फॉर द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिए कैसे निकालेंगे मुझे बताओ। m1 इंटू x1, देखो बेटा ये मैं निकाल रहा हूँ एक्स एक्सिस का सेंटर ऑफ मास, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा मुझे बताओ m1 का वैल्यू कितना है, 1। m2 का वैल्यू कितना है, 3 kg। ओके, और ये नीचे में 1 प्लस 3। अच्छा x1 कितना लिखूं बेटा मैं, x1 1 कैसे लिखा, यानी x1 यानी किसके साथ होता है, x यानी कौन सा कंपोनेंट, i का कंपोनेंट होता है ना बेटा, i का कंपोनेंट। और x2 यानी दूसरा i का कंपोनेंट, यानी दूसरे वेक्टर का कितना आ रहा है, क्लियर। तो 1 इंटू -3, तो ये पोजीशन वेक्टर यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 1, और ये कितना -9 अपॉन 4 आ जाएगा, यानी -8/4 यानी कितना 2। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, -2 यानी आपका जो आर जो निकालने वाले हैं उसमें आई का कंपोनेंट -2 आने वाला है। ठीक है। अच्छा, वैसे ही आप लोग वाई सेंटीमीटर निकालो बरा, सॉरी वाई सेंटर ऑफ मास निकालो, क्या आएगा, वाई सेंटर ऑफ मास m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। चलो बोलो जल्दी जल्दी, m1 का वैल्यू तो पता है 1, y1 का वैल्यू कितना आएगा 2, क्योंकि j के साथ है। अगेन 3 इंटू कितना -2 अपॉन दोनों का एडिशन 1 प्लस 3। हाँ बोलो जल्दी से, कितना आंसर है पूरा, -1 आता है। ओके, चलो सिमिलरली जेड सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं यार, क्या बार बार सेंटीमीटर दिया था, सेंटर ऑफ मास m1 z1 m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ बताओ जल्दी से आंसर, 1। ओके, तो आपने यार ये निकाल लिया, तो आपका फाइनल वेक्टर क्या आएगा, आई जे और के, बराबर है ना। हाँ, आई के लिए आपने कितना निकाला, आई के लिए आपने निकाला -2, ये यहाँ पे आ जाएगा -2। जे के लिए -1 और के लिए +1। है क्या ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन बी अवेलेबल है कपीश, हाँ अवेलेबल है। ओके ठीक है, समझ में आ गया किस तरह हमने इसे सॉल्व किया। यहाँ पे ये सॉल्व करने के लिए हमें इसे अलग अलग
एक्सिस के साथ निकालना पड़ता, एक साथ नहीं कर सकते वो। ऐसा जब न्यूमेरिकल आता है ना, तो मैंने इसको अलोंग एक्स एक्सिस अलग निकाला, अलोंग वाई एक्सिस का सेंटर ऑफ मास अलग निकाला, अलोंग जेड एक्सिस का सेंटर ऑफ मास अलग निकाला, और फिर बाद में इसे मैंने वेक्टर के फॉर्म में लिखा जो आई जे के टर्म में है। तो आपको ये वेक्टर का बेसिक पता होना जरूरी है, जो हमने पढ़ाया था आई जे के यानी यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्लियर? स्क्रीनशॉट जल्दी से। डायरेक्ट यानी कैसे किया था? यानी m1 इंटू, अच्छा ये पूरा का पूरा उसको डायरेक्ट ही पुट किया था। हाँ R1 R2, हाँ वैसा भी कर सकते हैं। यानी आपने डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसा किया होगा, इसे R1, इसे R2, और डायरेक्टली फॉर्मूला अपना यूज किया ये वाला R सेंटीमीटर वाला, m1 R1 प्लस m2 R2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा ही ना? तो शायद इससे बहुत जल्दी सॉल्व हो गया होगा, इतना वक्त नहीं लगा होगा, बहुत जल्दी सॉल्व हो गया होगा। ठीक। बट मैंने ये जानबूझ के ये स्टेप क्यों बताया, क्योंकि आपको इस टाइप का भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है कि जिसमें आपको एक्स वाई और जेड अलग अलग बताइए। यानी आपको ऐसा पूछा जा सकता है कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, ऐसे ऑप्शन दिए जा सकते हैं 1 1 1, 1 2 0 या 0 0 1, इसमें से कोई ऑप्शन चॉइस कीजिए। तो आप लोग इससे भी निकाल सकते हैं, या फिर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिर्फ एक्स एक्सिस का कितना, वाई एक्सिस का कितना, या जेड एक्सिस का कितना। तो ये सब पता होना चाहिए, तो इस वजह से मैंने बेसिक वैसे बताया। ठीक है, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आपको आंसर आ सकता है यहाँ से। नेक्स्ट ये देखिए, ये न्यूमेरिकल आ गया जिसे मैंने बात कर रहा था ना, उसी टाइप का। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टिकल और हर एक का मास कितना है m, लोकेटेड एट अ पॉइंट, कहाँ पे लोकेटेड है 11 22 33 पे लोकेटेड है। यानी क्या दिए बेटा, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, कितने पार्टिकल के, 3 पार्टिकल के। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पूछा गया है कि कहाँ पे होगा, निकाल सकते हैं। मासेस कितने पार्टिकल से, 3 है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू m, बराबर है। अच्छा मुझे बताइए, आप यहाँ पे ये कौन से कोऑर्डिनेट है, x1, ये दिखाई दे रहा है बेटा पहला, x1 का वैल्यू कितना 1, और उसके साथ बाजू में दूसरा दिया है, यानी कौन सा कोऑर्डिनेट दिया है y1 इज इक्वल टू कितना 1। ठीक है, देन x2 कितना 2, y2 कितना 2, दिखाई दे रहा है। हाँ, और आखिरी में x3 3 और y3 3। तो मैंने अभी जो कंसेप्ट थोड़ी देर पहले बताया, तो आप निकाल सकते हैं बेटा, x का सेंटर ऑफ मास, y का सेंटर ऑफ मास, और बस हो गया ना, z तो है ही नहीं यहाँ पे, निकाल सकते हैं क्या, यस नो? अभी जो बताया था ना मैंने इंडिविजुअल वाला कंसेप्ट, चलो बताओ बड़े जल्दी से आंसर, कौन सा आंसर आएगा। कौन सा आंसर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन डी आता है। आयुषी सॉल्व किया था बेटा इससे पहले? अच्छा नहीं है, हाँ शायद किसी के पास भी नहीं होगा, शायद आप लोगों के पास 30 वगैरह न्यूमेरिकल आपके रिलेशन में। हाँ ओके, चलो बाकी लोग 14 नंबर पे अगर ध्यान नहीं होगा तो नोट करके रख देना, 14 नंबर का न्यूमेरिकल सॉल्व किया हमने।
तो क्या ऑप्शन डी आ रहा है? यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यानी आंसर 2 2, ऐसा ही आ रहा है क्या? सही है आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। बाकी भी स्क्रीनशॉट ले लिए ना आप लोगों ने? ये रेड कलर का इंक प्रॉपर दिखता है क्या रे? इसे चेंज किया जाए? यानी प्रॉपर दिखाई देता है या तकलीफ होती है? यानी थोड़ा सा ज्यादा ही लगता है तो येलो कलर ही कर देता हूँ मैं, इतना प्रॉपर नहीं ऐसा लगता। ये व्हाइट पे अच्छा दिखता है पर ये ब्लैक कलर या डार्क कलर पे अच्छा नहीं लगता। ओके, थैंक यू। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है? 3 ब्रिक्स दिए हुए हैं और हर एक ब्रिक्स का लेंथ दिया हुआ है L और मास है M और अरेंज फ्रॉम द वॉल। वॉल ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इस वॉल से अरेंज किया गया है, बराबर है। हर एक का मास सेम है, हर एक का लेंथ सेम है और डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सिस्टम, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना है। कहाँ से निकालना है? कहाँ से निकालना है? वॉल से। यानी वॉल क्या है बेटा आपका? ओरिजिन। ओके, चलो वॉल अपना ओरिजिन है, हर एक का मास है m। तो मैं अभी देख रहा हूँ यार कि यहाँ पे हर एक का एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास मुझे कैसे निकालना है। तो सबसे पहले तो मास की बात करेंगे तो मास सबका इक्वल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है। m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। अच्छा, ये मेरा अगर ओरिजिन होता है, ये देखो ये है ओरिजिन, ओरिजिन यानी जीरो ना, ये ओरिजिन। तो मुझे बताओ पहले ब्रिक का कितना डिस्टेंस है? पहले ब्रिक का एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस है? m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू m। पहले ब्रिक का कितना डिस्टेंस मैं कंसिडर करूं बेटा? जीरो कंसिडर करूं क्या? अगर सुनो सुनो, अच्छे से डायग्राम देखो, अगर ये अगर मेरे पास ओरिजिन होता और मैंने ब्रिक ऐसा रखा होता, बिल्कुल बीच में रखा होता, तो मैंने कितना डिस्टेंस कंसिडर किया होता? जीरो कंसिडर, जीरो किया होता डिस्टेंस। बट इस केस में क्या ब्रिक्स एग्जैक्टली वहीं पे है क्या? नहीं यार, ब्रिक्स वहां पे नहीं है, शायद ब्रिक्स मैंने ऐसा रखा है ना, ये ओरिजिन है। यहाँ पे केस में आप लोग कह सकते हैं कि डिस्टेंस जीरो आएगा, ठीक है। क्या इस केस में भी डिस्टेंस जीरो आएगा क्या? मुझे बताओ, ब्रिक्स ब्रिक्स यानी ये बहुत एक सिमेट्रिकल है, तो इसका मास कहाँ रहेगा? मास कहाँ रहेगा? सेंटर ऑफ मास ब्रिक्स का यहाँ रहेगा ना, तो कितना डिस्टेंस? एल नहीं बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक एल, L/2, यानी ये जो डिस्टेंस रहेगा मेरा पहला वाला x1 इज इक्वल टू कितना? L/2। क्लियर? हाँ। अच्छा अच्छा, अब मुझे बताओ x2 कितना होगा? अच्छे से देखो बेटा, x2 कितना होगा? L होगा। अच्छा, डायग्राम समझ में आ रहा है। और x3? x3 यहां तक तो L था। यस, L+L/2 ना। डायग्राम को ऑब्जर्व करो ना अच्छे से। L+L/2 यानी कितना? 3L/2 ना। हम्म, कुछ कुछ एक मिनट यार, कुछ गड़बड़ हो रही क्या? नहीं, इन्होंने x3L/2, यहाँ तक तो L था, यहाँ से लेके यहाँ तक L, L प्लस नहीं आ रही है, L/2 नहीं आएगा ना। L+L/2 2L, 3L/2, पर यहाँ पे तो 5L/4 दिया हुआ है। क्या किया है उन्होंने? L/2 को ऐड किया, L/2 प्लस
डिस्टेंस 5l/4 कैसे क्या निकाल लिया मैंने? l/2 प्लस l/4 प्लस l/2। एक मिनट। x2 तो l है। हाँ, एक मिनट एक मिनट हाँ हाँ समझ में आया। क्या? हाँ, एक मिनट। हाँ, यस यस, ये गलत हो गया। ये यहाँ से नहीं आएगा, ये यहाँ से नहीं आएगा, इसका भी सेंटर में ही आएगा। ओके, ये भी सेंटर में आएगा। तो कितना डिस्टेंस? सो l प्लस l/4 आएगा। अब आप l/4 कैसे कह रहे हो? क्योंकि ये l/2 है, ये l/2 है और इससे आधा कितना होगा? l/4। अब क्लियर है? सो न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया फिर। तो x1 इज इक्वल टू l/2, x2 इज इक्वल टू l, x3 इज इक्वल टू l/4। तो न्यूमेरिकल हो गया अपना सॉल्व। सेंटर ऑफ मास के लिए इन फॉर्मूला m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। चलो बताओ बड़ा जल्दी से आंसर बताइए कि क्या आएगा। क्या आंसर आएगा? मासेस तो सेम है, सिर्फ डिस्टेंस का चेंज हो रहा है। मासेस का कैंसिलेशन ही होगा, यानी डिवाइडेड बाय 3 तो आएगा, ये कंफर्म है। क्या आ रहा है ऑप्शन? रोमन सॉल्व करो बेटा, जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन डी आ रहा है। अच्छा, दिशा का भी डी आ रहा है, और किस किस का डी आ रहा है? निकाल के देखो तो पता चले ना क्या आंसर आ रहा है। सिर्फ ऑब्जर्व करोगे तो कुछ नहीं होगा। यस, ऑप्शन डी सही है। आप लोगों ने जो बताया हुआ आंसर ऑप्शन डी, इट्स अ राइट आंसर। तो इस न्यूमेरिकल में हमें सिर्फ जरूरत कौन सी चीजों की थी? ये x1 x2 और ये x, ये अगर समझ में आ गया काम बन गया था हमारा। ठीक है, तो हमारे सेंटर ऑफ मास के मैंने काफी न्यूमेरिकल सॉल्व करवा के दिए। आप लोग इस न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया? हाँ, तो न्यूमेरिकल हमारे काफी सॉल्व हो गए। इस अलावा भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसे आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।